वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है उल्लू लुक्कू। कुछ दिनों से ये मूवी थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रही है, सोचा आपके सामने लेकर आ जाऊँ। और इसी तरह मूवी का एंडिंग मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ। मतलब हर एक की अपनी अपनी राय होती है। सो एंडिंग के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अंजू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी कपड़ों की दुकान में एज ए सेल्स गर्ल की तरह काम करती रहती है। उसी वक्त राजीव नाम का एक बंदा साड़ी खरीदने के लिए इस दुकान पर आता है। अंजू राजीव को साड़ी दिखाने के बहाने से इसको हल्के से डांटने लगती है। अगर ऐसे तुम जब जी चाहे तब आ जाओगे तो मेरी जॉब जा सकती है। एक्चुअली अंजू और राजीव एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। फिलहाल राजीव कुछ भी नहीं कर रहा होता, मतलब इसके पास कोई भी जॉब नहीं होती, जॉब की तलाश में होता है। राजीव कहने लगता है, अरे यार आज मेरा मन ठीक नहीं है इसलिए तुमको देखने के लिए चला आया और तुम मुझ पर गुस्सा होने लगी। खैर कुछ दिनों के बाद अंजू की शादी थॉमस नाम के एक बंदे के साथ होती है। अंजू की सास का नाम होता है लीलाम्मा, मतलब लीला। अब शादी होने के बाद अंजू थॉमस के साथ एडजस्ट होकर अपनी लाइफ को गुजारने लगती है। इस तरह से इन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगती है। खैर कुछ दिनों के बाद अंजू, लीला, थॉमस एक हॉस्पिटल पर जाते हैं। शायद थॉमस की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। लीला अंजू को दवाइयों की चिट्ठी देकर दवाइयाँ लाने के लिए भेज देती है। अंजू जाने के बाद लीला अपने बेटे थॉमस को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। इस तरफ जब अंजू दवाइयाँ ले रही होती है उसी वक्त इसके सामने राजीव आता है इत्तेफाक से। पहले तो अंजू का हालचाल पूछने लगता है कि तुम कैसी हो, तुमने अपनी शादी के बारे में मुझे बताया भी नहीं। खैर अंजू अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता ना, क्या मैं जब जब तुमसे फोन में बात कर सकता हूँ? लेकिन अंजू इसका कुछ भी जवाब नहीं देती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक रात थॉमस के सर में जबरदस्त दर्द होने की वजह से वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। इसी दरमियान में थॉमस को फिट्स भी आने लगते हैं। अंजू फटाफट से अपनी सास लीला को बुलाने पर ये दोनों मिलकर थॉमस को दवाई देने लगते हैं। तब जाके थॉमस कूल होता है। बाद में लीला कमरे के बाहर बैठकर बहुत रोती रहती है। ये चीज देखकर अंजू पूछने लगती है कि आप क्यों दुखी हो रहे हो? लीला माँ कहने लगती है कि जब मैं 19 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई। मेरी 21 साल में थॉमस की बड़ी बहन शिबा पैदा हुई। बाद में मेरी 23 साल में थॉमस पैदा हुआ। हम चारों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, बच्चों की पढ़ाई, करियर। शिबा की शादी होने के कुछ दिनों के बाद ही थॉमस के पिताजी मर गए। मैं और थॉमस ही इस घर में रहने लगे। अब थॉमस की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। मुझे डर लगने लगा है कि मैं अकेली होती जा रही हूँ। अंजू अपनी सास को हौसला दिलाने लगती है कि आप फिक्र मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। खैर सुबह होने के बाद अंजू थॉमस को खाना खिलाकर थॉमस से कहने लगती है कि थोड़ी देर के बाद माँ जी आपको दवाइयाँ खिला देंगी, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाकर आती हूँ। सो बाहर आकर अंजू अपने एक्स बॉयफ्रेंड राजीव से मुलाकात करती है, जिसका मतलब अंजू और राजीव रिलेशनशिप में होते हैं। जब जब ये दोनों मुलाकातें करते रहते हैं और उसी तरह राजीव के रूम में जाकर ये दोनों कांड भी करते रहते हैं। राजीव अंजू का रिज्यूम बनाने में उसकी मदद करते रहता है, मतलब अंजू दोबारा जॉब करना चाहती है। खैर कुछ दिनों के बाद केरला में जबरदस्त तरीके से बारिशें स्टार्ट होती है। इतनी बारिश होती है कि कुछ गाँव में बाढ़ आ जाती है, काफी सारा पानी भर जाता है। कुछ जगहों पर घर डूब जाते हैं, कुछ जगहों पर पानी घर के अंदर आ चुका होता है। लीला अपने बेटे थॉमस से कहने लगती है कि दिन में दिन बारिशें बढ़ती जा रही है, बेटा क्या हम शिबा के घर चले जाएं रहने के लिए? थॉमस कहने लगता है, नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, खामखा उसको तकलीफ होगी। लीला अंजू से पूछने लगती है कि बेटा थोड़ा कैलेंडर देख के बताओ कब हमको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अंजू कैलेंडर देखकर कहने लगती है कि माँ जी 2 हफ्तों के बाद हमारा अपॉइंटमेंट है। और इसी तरह अंजू इसी कैलेंडर को देखती ही रह जाती है, डेज गिनने लगती है। ये चीज ऑब्जर्व करके लीला पूछने लगती है कि बेटा और क्या देख रही हो? अंजू कुछ भी जवाब नहीं देती। उसके बाद अंजू वॉशरूम में आकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो शॉकिंगली पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आता है, मतलब अंजू प्रेग्नेंट होती है। सो बाद में अंजू अपने घर से थोड़ी दूरी पर आकर राजीव को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि राजू मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। राजीव कहने लगता है कि अंजू तुम फिक्र मत करो, हम कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। इस तरफ घर में थॉमस को तबला बजाने की छौल मस्ती है। तबला लेने के लिए बेड से उतरता है तो फटाक से बेचारा नीचे गिर जाता है। ये देखकर लीला अंजू को आवाजें लगाने लगती है। बाद में लीला और अंजू थॉमस को लेकर बोट के जरिए से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, क्योंकि इनके गांव में भी बहुत सारा पानी भर चुका होता है। उसी रात अंजू हॉस्पिटल में शीशे के सामने खड़े रहकर अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस करने लगती है। अब ये चीज इसकी सास लीला ऑब्जर्व करती है, पूछने लगती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये बात तुमको पहले थॉमस को बतानी चाहिए, वो बहुत खुश होगा।
दूसरे दिन लीला अंजू के माँ बाप को ये खबर सुनाने पर अंजू के माँ बाप अंजू के पास आते हैं। अंजू की माँ अंजू को थोड़े टिप्स देने लगती है, मतलब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेज में क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अब थॉमस की बात सुनकर थॉमस की बड़ी बहन शिवा भी हॉस्पिटल पर आ चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि थॉमस होश में आ चुका है। लीला माँ अंजू से कहने लगती है कि बेटा तुम थॉमस के पास जाकर ये खुशखबरी सुनाओ, वो बहुत खुश होगा, शायद उसकी तबीयत में सुधार आए। तो अंजू उसी तरह से घबराते हुए थॉमस के पास जाती है आईसीयू रूम में। जब इसको बताने ही वाली होती है तभी थॉमस को सांस लेने में दिक्कत होती रहती है। देखते ही देखते इसकी हार्ट बीट डाउन होकर इसकी मौत हो जाती है। थॉमस की मौत की खबर सुनने के बाद सारी फैमिली वाले बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। खैर अब सारे गांव में बहुत सारा पानी होने की वजह से ये लोग थॉमस की लाश को अपने घर नहीं ले जाते, मतलब डेड बॉडी को दफनाने के लिए सूखी जमीन चाहिए ना। सो थॉमस की डेड बॉडी को उसी मॉर्चरी रूम में रख देते हैं। सोच लेते हैं कि जब पानी कम होगा तब ये डेड बॉडी को अपने घर लाकर फ्यूनरल का इंतजाम करेंगे। घर आने के बाद थॉमस की फोटो रखकर शोक मनाया जाता है, प्रेयर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। और इसी तरह अंदर से लीला बहुत ही खुश होती है कि अंजू माँ बनने वाली है, इसके घर में पोता आने वाला है। अपने पोते के लिए लीला अभी से थॉमस का बचपन का झूला नीचे उतारने लगती है। अब ये सारी चीजें देखकर अंजू लीला से कहने लगती है कि माँ जी फ्यूनरल होने के बाद मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लीला कहने लगती है अरे बेटा क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? मैंने सोचा था कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ ही रहोगी, मेरी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम करने का सोचा मैंने। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है। उसके बाद अंजू साइड में आकर राजीव को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि यहाँ पर सारे लोग यही समझ रहे हैं कि मैं थॉमस की वजह से प्रेग्नेंट हुई। मेरी सास तो होने वाले बच्चों को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है, मुझे यहीं पर रहने के लिए कह रही है, लेकिन राजीव मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। राजीव कहने लगता है अभी नहीं अंजू, मेरे पास अभी ढंग की जॉब नहीं है, मैं एक और अच्छी जॉब की तलाश में हूँ, तुम कुछ दिन वहीं पर रहो। तभी लीला अंजू को फोन में बात करता हुआ देखती है, सोचने लगती है कि अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही होगी। जब दूसरे दिन राजीव अंजू को कॉल करता है तो वो फोन लीला पिक करती है और एक मर्द का गला सुनकर शॉक में रह जाती है। समझ जाती है कि अंजू का चक्कर किसी और बंदे के साथ है। सो इस दिन से लेते हुए लीला अंजू से ढंग से बात नहीं कर रही होती। मतलब अब तक लीला अंजू को अपनी बेटी की तरह देख रही थी, लेकिन अब अंजू इसको पराई लगने लगती है। अंजू इस चीज को ऑब्जर्व करके अपनी सास से पूछने लगती है क्यों माँ जी आप मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे? सो लीला पूछ लेती है कि तुम फोन में किससे बात कर रही थी, कौन था वो मर्द? अंजू कहने लगती है कि एक्चुअली माँ जी वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, जब थॉमस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था उसने मेरी बहुत मदद की, मैं पहले से ही उसको जानती हूँ। अब मेरे घर वालों को पसंद नहीं कि मैं किसी दूसरे मर्दों के साथ बात करूँ, इसलिए मैंने उस बंदे का नाम मरिया कहकर सेट किया। खैर थोड़ी देर के बाद एक चर्च का फादर और इनकी फैमिली नन आकर प्रेयर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। यह होने के बाद लीला अंजू से कहने लगती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरे पोते को मुझे देकर चली जाओ। उसी रात अंजू अपने कपड़े शपड़े पैक करके बोट के जरिए से राजीव के पास जाने लगती है, मतलब अपने ससुराल से भागने लगती है। अपना बच्चा इनको देना पसंद नहीं होता इसको। राजीव से कहने लगती है कि मेरी सास को मेरा बच्चा चाहिए, अब मैं वहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई राजीव। राजीव कहने लगता है कि अब मेरी सैलरी से हम दोनों का ही गुजारा नहीं हो सकता, मेरी बात मानो अंजू, तुम वापस लौट चली जाओ। जब तुमने थॉमस से शादी की तभी मैं तुमको भूल नहीं पाया, तुमको नहीं छोड़ा, तो अब मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजू, थोड़ा हमारा मामला सेटल होने दो, और वैसे भी मैं अच्छी सी जॉब की तलाश कर रहा हूँ ना। तो अंजू भी राजीव की हालत को समझकर वापस अपने ससुराल पर आने लगती है। दूसरे दिन लीला अंजू से पूछने लगती है कि अंजू जब जब तुम टाउन पर जाती हो ना, क्या तुम उसी बंदे से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती हो? अंजू कहने लगती है हाँ माँ जी, उसी से मिलने के लिए जाती रहती हूँ मैं। लीला को दोबारा शौक होकर अंजू से पूछने लगती है जिसका मतलब तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे बेटे थॉमस का नहीं है? अंजू थोड़ी देर खामोश रहकर अपनी सास को सच बताने लगती है, हाँ माँ जी, मैं थॉमस के जरिए से प्रेग्नेंट नहीं हुई। लीला बहुत रोते हुए अंजू से कहने लगती है कि मैं तो तुमको अपनी बेटी मान रही थी और तुमने हमारे साथ ऐसा काम किया। थोड़ी देर के बाद लीला के कुछ रिश्तेदार थॉमस की डेड बॉडी को देखने के लिए घर पर आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स डेड बॉडी तो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद होती है और ना ही पानी कम हुआ होता है। कुछ रिश्तेदार लीला से कहने लगते हैं थॉमस नहीं है तो क्या हुआ, हम उसकी बीवी को देख लेंगे, और वैसे भी वो माँ बनने वाली है ना। तो लीला अंजू के पास आकर बाहर बुलाने लगती है, लेकिन अंजू साफ मना करने लगती है बाहर आने से। अब इन दोनों की बातें घर में रहकर अंजू की माँ सुनती रहती है, सोचने लगती है कि मेरी बेटी ऐसे कैसे बदल गई, क्यों ऐसे बर्ताव कर रही है। लीला घर में आने के बाद अंजू की माँ लीला से यही बात पूछने लगती है
कि मेरी बेटी और आपके बीच क्या चल रहा है, मेरी बेटी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है। तो लीला अम्मा अंजू की माँ को सब कुछ सच बता देती है। अंजू की माँ अंजू के फादर को ये सारी बातें बताने पर अंजू का फादर अंजू को बहुत मारने पीटने लगता है। पूछने लगता है कि तुम अभी भी उस घटिया इंसान से बात कर रही हो। इसी दरमियान में राजीव अंजू को कॉल करता है तो अंजू का फादर उस फोन को पिक करके उसको बहुत गालियाँ देने लगता है कि तुमको शर्म नहीं आती कि एक शादीशुदा लड़की को फोन करते हुए। इस तरह से फोन अपने पास रख लेता है। अंजू को डांटने लगता है कि उसके पास ढंग की जॉब नहीं और तुम अभी भी उससे बात कर रही हो। अंजू रोते हुए कहने लगती है कि मैंने शादी से पहले ऑलरेडी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि मेरी शादी राजीव से करवा दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी जबरदस्ती थॉमस के साथ शादी करवा दी। अब देखो मैं सफर कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर राजीव हिंदू होता है। अब अंजू की फैमिली क्रिश्चियन, इसलिए अंजू की फैमिली वालों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अंजू की शादी थॉमस से करवा दी। अंजू की माँ भी अंजू को बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारी ये हरकतें मुझे खुद पसंद नहीं आ रही, क्या कर दिया तुमने। अब ऑफ कोर्स वहीं पर थॉमस की बड़ी बहन शिवा होती है ना, तो शिवा अंजू के माँ बाप को डांटने लगती है कि आपकी बेटी ऑलरेडी किसी बंदे के साथ अफेयर में थी, इसके बावजूद भी आप लोगों ने अंजू की शादी मेरे भाई से करवा दी। फ्यूनरल होने दीजिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इतना बड़ा धोखा। 2 या 3 दिनों के बाद गाँव में पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल से थॉमस की लाश घर पर लाते हैं। उसी वक्त दोबारा बारिश होकर पानी बढ़ने लगता है। अंजू का फादर लीला के पास जाकर कहने लगता है क्या हम थॉमस की लाश को सिटी ले जाकर दफना दें। लीला कहने लगती है नहीं नहीं, मेरे बेटे को मेरे पति के कब्र के बगल में ही दफनाना होगा। आगे जाकर अगर मैं भी मरूंगी तो मुझे भी उसी जगह पर दफनाओ। अब थॉमस को देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, इसी में राजीव भी आता है क्योंकि राजीव ने बहुत बार अंजू को कॉल किया लेकिन अंजू का फोन स्विच ऑफ में होता है। शिवा अंजू को बाहर बुलाने लगती है लेकिन अंजू बाहर नहीं जाती। मौके का फायदा उठाकर राजीव खिड़की के जरिए से अंजू से बात करने लगता है। अंजू यही बात कहने लगती है कि मेरा फोन मेरे पापा ने छीन लिया और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए, अगर मेरे पापा ने तुमको देख लिया तो बहुत हंगामा कर देंगे। ये फ्यूनरल होने के बाद मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, हम यहाँ से कहीं दूर चलेंगे राजीव। खर्च के बाद जब अंजू अपने घर में काम कर रही होती है तभी अंजू को एक दिन का इंसिडेंट याद आता है। मतलब एक दिन अंजू, लीला, थॉमस हॉस्पिटल गए थे और जब भी ये तीनों हॉस्पिटल जाते उस वक्त लीला अंजू को मेडिसिन लाने के लिए भेजती रहती है। थॉमस को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और इसी तरह एक दिन अंजू अलमारी से एक फाइल को निकाला था दूसरी फाइल समझकर। लीला अंजू से कहने लगती है कि बेटा ये फाइल नहीं, दूसरी फाइल। इस तरह से उस फाइल को छुपा देती है। सो यही चीज याद करके अंजू उस फाइल को ढूंढने लगती है जो इसकी सास ने इसे छुपाया था। तो पता चलता है कि थॉमस को ब्रेन ट्यूमर था। ये देखकर अंजू शॉक में रह जाती है कि इतने सालों से लीला और थॉमस मुझसे ये बातें छुपा रहे थे। अंजू गुस्से में आकर यही फाइल लेकर लीला के पास जाती है। कहने लगती है कि मुझे आपसे बात करनी है। पूछने लगती है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि थॉमस को ब्रेन ट्यूमर था। लीला कहने लगती है कि बचपन में थॉमस के सिर में कुछ था, जब हमने डॉक्टर को दिखाया था तो उस वक्त वो नॉर्मल हो गया। मतलब इस तरह से कवर करने लगती है। खैर उसी रात लीला की फैमिली की एक सिस्टर अंजू के पास आकर थॉमस के बारे में बताने लगती है। मतलब जब ये लोग अंजू के घर पर आए थे थॉमस की और अंजू की शादी की बात करने के लिए, उस वक्त इन लोगों ने थॉमस के बारे में अंजू के फादर के फ्रेंड को बता दिया था। तो ये सुनने के बाद अंजू शॉक में रहकर अपने पापा के पास जाकर यही बात पूछने लगती है कि आपको पहले से ही पता था कि थॉमस को ब्रेन ट्यूमर था, इसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरी उससे शादी करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अंजू का फादर कहने लगता है अरे बेटा मुझे थॉमस की बीमारी के बारे में नहीं पता, अगर पता चलता तो मैं तुम्हारी शादी करता क्या। तभी अंजू की माँ कहने लगती है बेटा उस दिन तुम्हारे पापा घर पे मौजूद नहीं थे, तुम्हारे पापा का फ्रेंड आकर मुझसे थॉमस की बीमारी के बारे में बताया। मैंने सोचा था वो कोई नॉर्मल सी चीज है, मतलब इलाज करने पर ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है। दूसरे दिन अंजू का फादर लीला के पास आकर कहने लगता है अगर मुझे पता चलता कि तुम्हारे बेटे को ब्रेन ट्यूमर था तो मैं अपनी बेटी की शादी थॉमस से नहीं करवाता। लीला कहने लगती है कि देखिए गलती दोनों साइड से हुई है और वैसे भी अंजू किसी राजीव लड़के से प्यार करती है ना, थॉमस के फ्यूनरल के बाद आप उसके साथ शादी करवा दीजिए, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अंजू का फादर कहने लगता है कि मेरे मरने के बाद ही ऐसा होगा, मेरे मान सम्मान का क्या होगा। लीला कहने लगती है कि मान सम्मान का क्या है, बच्चों की खुशी इम्पोर्टेंट है। और हाँ एक और बात, हम थॉमस को टाउन में ले जाकर ही दफनाएंगे, उसका इंतजाम करिए प्लीज। सो बाद में अंजू का फादर अंजू के पास आकर इसका फोन इसे लौटा देता है। कहने लगता है कि तुम जिसके साथ भी खुश रहना चाहती हो खुश रहो बेटा, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। तो अंजू फटाफट से राजीव को कॉल करके ये खुशखबरी सुनाने लगती है
कि मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए। राजीव कहने लगता है अरे ये कैसे हो गया। खैर एक काम करो अंजू, वैसे भी तुम्हारी सास कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाली है ना, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। अंजू कहने लगती है ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव कहने लगता है कि अरे अंजू हमारे फ्यूचर के लिए ही बोल रहा हूँ। सो अंजू हिचकिचाते हुए अपनी सास लीला के पास जाती है इसी के बारे में बात करने के लिए। तभी वहाँ पर शीबा आकर लीला को डांटने लगती है कि इस लड़की ने मेरे भाई को धोखा दिया और तुम अभी भी इस बंदी से बात कर रही हो। लीला कहने लगती है कि शीबा तुम चुप रहो, जब तुम्हारा भाई बेड पर लेटा था, बीमार था, अंजू ने ही उसकी देखरेख की, तुम यहाँ पर नहीं थी। शीबा कहने लगती है कि जो मन में आए करो तुम। बाद में लीला माँ अंजू से पूछने लगती है कि अंजू क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, लेकिन अंजू लीला से कुछ भी नहीं कहती। कहने लगती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी आपके पास। थोड़ी देर के बाद लीला जिस झूले को ऊपर से नीचे उतारा था उस झूले को उसी जगह पर रख देती है। मतलब अंजू तो अब इस घर से जाने वाली होती है ना, सो अब इसके घर में पोता नहीं आता। बेचारी मायूस हो जाती है। जब अंजू अपने कपड़े शपड़े पैक कर रही होती है तो लीला माँ अंजू के पास आकर कहने लगती है कि मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाली हूँ। अंजू कहने लगती है नहीं माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद मैं और दुखी हो जाऊंगी। लीला अंजू को एक गोल्ड चेन देते हुए कहने लगती है कि अब तुम इसको मना मत करना, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो मेरे नाम से उसके गले में पहना दो। मतलब लीला अपने पोते के लिए ऑलरेडी गोल्ड चेन बनवा चुकी होती है। लीला पूछने लगती है क्या जब जब मैं तुमको और तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए आ सकती हूँ। अंजू कहने लगती है कि माँ जी इसकी कोई जरूरत नहीं, आप क्यों तकलीफ लोगे, मैं खुद जब जब आपके घर पर आ जाया करूँगी। खैर उसके बाद सारे लोग बोट के जरिए से थॉमस की लाश को टाउन ले जाने लगते हैं वहाँ पर दफनाने के लिए। मतलब टाउन में इतना ज्यादा पानी भरा नहीं होता। अब उसी कब्रिस्तान पर राजू भी आता है। अंजू से मुलाकात करके कहने लगता है कि अब तो थॉमस का फ्यूनरल हो चुका है ना, चलो बैग लेकर आ जाओ, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ एक और बात मैं पूछना भूल गया, क्या तुमने प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ली। अंजू कहने लगती है कि मेरी सास ने तो कहा था कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। राजू कहने लगता है अरे अंजू ये तुमने क्या कर दिया, मैंने कहा था ना तुमसे। अंजू कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए सारे लोगों से झगड़ा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन तुमको तो प्रॉपर्टी की पड़ी है। राजीव कहने लगता है कि तुम्हारी शादी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कर रहा था और तुम्हारा पति मरने के बाद भी मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमारे फ्यूचर के लिए तो मैंने सब कुछ सोचा। जाओ अंजू तुम अपनी सास के पास जाकर अपना हिस्सा मांगो। अंजू यही सोचने लगती है कि मैं ऐसे बंदे से अपनी जिंदगी गुजारूं। अपनी बैग्स लेकर लीलामा के पास आकर बैठ जाती है। जब लीलामा नाव में बैठकर जा रही थी राजू अंजू के पीछे पीछे जाते हुए यही पूछने लगता है क्या तुम मेरे पास आना चाहती हो या तो फिर मुझे छोड़ना चाहती हो। लेकिन अंजू राजीव को कुछ भी जवाब नहीं देती। अंजू डिसाइड कर लेती है कि अपनी बाकी जिंदगी अपनी सास के साथ ही गुजारेगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो दोस्तों मूवी का एंडिंग देखकर आपको क्या लगा, क्या अंजू ने सही किया या गलत। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।